स्वागत है सर आपका हमारे बुक्स वैगन के स्टॉल में। कैसा लगा आपको हमारा? बहुत शुक्रिया बुक्स वैगन्स का, और ये बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे स्टॉल पे हम लोग बैठे हैं। जी सर। तो सर आप प्रोफेसर की डायरी इतनी बहुचर्चित किताब है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ये किताब लिखनी थी। असल में इसके नाम में जैसे डायरी लिखा हुआ है, तो डायरी मेरा शौक़ रहा। मतलब जब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था तब से अपनी रोज़मर्रा की कुछ चीज़ों को डायरी में नोट कर लिया करता था। जब मैं प्रोफेसर बना तो उस समय ये चीज़ें थोड़ा और बेहतर होने लगी। कुछ चीज़ें डायरी में नोट रहती थी, तो कभी मन करता था कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, बेहतर करेंगे, तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे। तो इस लिहाज से वो शौक़ बैकग्राउंड वर्क में तैयार रहा। और प्रोफेसर लगभग 14 साल असिस्टेंट प्रोफेसर एड हॉक बेसिस पे आप काम करें, और उस पूरे सफ़र में आप एजुकेशन के बहुत करीब रहें। आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बहुत करीब से आप देख रहे हैं, पॉलिसीज़ को देख रहे हैं, जो भी आपका एक नज़रिया डेवलप हो रहा है उसको फिर जब एक मुकाम आया कि भाई आप उस सिस्टम में कैसे, कौन दिक्कतें हैं, क्या उसकी खूबियाँ हैं, ये बात एक प्रोफेसर ही बताएगा ज़माने को। जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में नहीं आ पाया है उसको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कलम और किताब पर ख़तरे क्या हैं, उनको बचाना क्यों ज़रूरी है, कोई गरीब कमज़ोर मजलूम है तो भी उसे पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो ये काम एक प्रोफेसर ही कर सकता है। तो प्रोफेसर के पास डायरी लिखने का अपना एक बैकग्राउंड वर्क तैयार था, तो हमने सोचा अब नौकरी नहीं है तो उसकी कहानी कम से कम कही जानी चाहिए, उससे ये किताब आ गई। जी सर। तो सर किताब लिखने की इस जर्नी में आपने अपने आप को कैसे एज एन राइटर इवॉल्व किया है? बहुत बहुत ज़रूरी और अच्छा सवाल ये है, क्योंकि लेखक कैसे बने या क्या बने वो तो किताब पढ़ के कोई लेखक होता नहीं। आप महसूस करते हैं, आपके बहर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं तो आपके पास ढेर सारी चीज़ें महसूस होती हैं। ये एक ज़रूरी शर्त है, एक लेखक होने के लिए इंसान होना पहली शर्त है। अब उसके इंसान है तो उसके पास कहने के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी। कहना कैसे है, आपके पास भाषा है क्या, आप उसे कह सकते हैं क्या, और ऐसा कहें कि उसे लोग पढ़ते हुए ये महसूस करें कि जैसे इस किताब के लिए मुझे सबसे अच्छी प्रतिक्रियाएं वे मिलती हैं जब कोई पढ़ के कहता है कि मेरे हिस्से की भी एक कहानी इसमें है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बात ऐसी है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ती है। ये उस लेखक के पास भाषा, शैली और कंटेंट, इन दोनों का एक मिला जुला रूप हो गया। बाकी तो एक मन बन गया कि नहीं, जो बात कहनी है दिल से कहनी है, सच कहना है, और ये सच कहना भले ही जोखिम भरा हो लेकिन उसे लिखना चाहिए। ये आप महसूस करते हैं तो वो किताब में लिख दिया। और मुझे खुशी है कि मतलब इतने कम वक्त में हिंदी की दुनिया में सबसे तेज बिकने वाली किताब में आ गया। इसका मतलब लोगों ने पसंद भी किया। बिल्कुल, मैंने खुद भी किताब पढ़ी है, मुझे भी बहुत पसंद आई। तो सर इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो एक पॉलिटिकल फ्रंट पे है, काफ़ी सारी इमोशनल फ्रंट पे है। क्या आप हमें ये बताएंगे, एक शिक्षक, बतौर शिक्षक एक इंसान के जीवन में क्या वो संघर्ष रहते हैं जो हम छात्रों को या बाकी दुनिया को नहीं पता चल पाते हैं लेकिन वो शिक्षक के जीवन में रहते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, एक बात तो ये क्लियर है कि जो राजनीति है, राजनीति सब कुछ तय कर रही है। मैंने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि विद्यार्थी की फीस क्या होगी, सिलेबस क्या बनेगा, उस सिलेबस में क्या लिखा जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के भीतर का माहौल क्या होगा, वो सब कुछ तो पॉलिटिक्स तय कर रही है। ना वो स्टूडेंट तय करते हैं, ना टीचर प्रोफेसर। हाँ, टीचर प्रोफेसर के लिए कहा जाता है कि वो तय करते हैं, लेकिन अब टीचर और प्रोफेसर और वाइस चांसलर कौन बन रहा है ये भी कोई और तय कर रहा है, तो फिर तो पॉलिटिक्स सबके केंद्र में आ गए। दूसरी बात ये कि सोसाइटी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि सबसे ताकतवर हथियार कलम है, और कलम की अहमियत ज़माने को बताना, कलम की अहमियत को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना, ये उस कलम जिनके हाथ में आ गई उनकी जिम्मेदारी है।
तो एक बच्चा जब कोई खेत खलिहान से निकल के, कोई किसान मजदूर परिवार से निकल के, कोई बहुत रूरल एरिया से निकल के, कोई ऐसी जाति बिरादरी से आकर जिसको एजुकेशन ही नहीं मिली थी, कोई महिला जिसमें पढ़ाने के लिए बंदिशें रहती हैं, उस तबके से निकल करके कोई पढ़ते हुए स्कूल गया, विश्वविद्यालय गया, डिग्री कॉलेज गया, फिर प्रोफेसर बना। इस बीच जो उसने दुनिया देखी वो ही बता सकता है कि इस रास्ते में कितनी जरूरी चीजें हैं जिन्हें बचाया जाना चाहिए। आपका सरकारी स्कूल अगर बर्बाद होगा तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जो फर्स्ट जनरेशन के हैं। तो ये एक प्रोफेसर, एक टीचर को ही बताना पड़ेगा कि स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ, सिलेबस को कम्युनलाइज मत होने दो, उसे एक विचार का मत अड्डा बनने दो, हर तरह के विचार को बच्चों को पढ़ने दो। इसलिए वो किताब उस तरीके से लिखी गई है जो एक प्रोफेसर ने विद्यार्थी जीवन जीते हुए भी देखा है, फिर वो प्रोफेसर भी बना और आज वो प्रोफेसर नहीं है। जब ये किताब फाइनल हुई, लिखी गई, तो मैं प्रोफेसर नहीं था। आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, वो दिख रहा है कि पॉलिटिक्स कैसे सब कुछ तय करिए। अब देश में क्या है, मीडिया में आप सच बोलेंगे आपको चैनल से बाहर कर दिया जाएगा, आप देश में कोई और चीज में सच बोल रहे हैं 50 तरह की चीजों में आपको फंसाया जाएगा। ये एक फेज है। अब आखिरी बात कि एजुकेशन ने आपको बुनियादी तौर पर यह बताया, शिक्षित और जागरूक वही है जो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। तो वो किताब अगर सच को सच न कह सके तो फिर तो मुश्किल होगा। इसलिए वो जो मुश्किल झेलनी पड़ी, वो एक विद्यार्थी के तौर पे, वो एक शिक्षक के तौर पे, आप वो मत बोलें जो सामने वाला पसंद करता है, आप वो बोलें जो बोलना जरूरी है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वह प्रोफेसर हो, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, ये किताब मुझे लगता है उस तरफ आपको ले जाती है और एक ओवरऑल एक सोसाइटी से ये अपील करती है कि शिक्षा, कलम, किताब ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आप एक प्रोफेसर की डायरी कह रही है कि उसे बचा लेना। लाजवाब। तो सर ये बताइए कि आपने अभी अपने विद्यार्थी जीवन का जिक्र किया, क्या कोई ऐसा रोचक किस्सा जो आप हम लोगों के साथ बांटना चाहें अपने विद्यार्थी जीवन से? असल में मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं एक अच्छे स्कूल में हमारा नाम लिखाया गया और जब मैं थोड़ा बड़ा था और एक दो भाई बहन, और उस बैकग्राउंड से आप आते हो जिसमें आपके पास एक दो लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो घर के बाकी सारे कामों में मुश्किल आएगी। घर में पेंटिंग होगी 10 साल बाद, त्योहार पर एक कपड़े कम खरीदे जाएंगे, क्यों? क्योंकि 2-4 बच्चों की फीस देना है। उस बैकग्राउंड से अगर आप आए हो तो अच्छा, घर में बाकी लोग बुजुर्ग गाय भैंस चराने जाते थे, उनके साथ मैं भी जाता था कि भाई कभी वो नहीं है तो हम चले गए। हमारे बड़े पिताजी ने इन चीजों को लेकर के कहा कि अगर यही करते रह गए तो बाकी जगहों पर पीढ़ियां वही तो करती रह गई, आपके पास मौका है, आप कुछ बेहतर करिए। तो वो मौका मुझे लग रहा है स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे टर्निंग पॉइंट था। हमें लगता था कि ये घर का काम है, ये भी आपको करना जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन अभी एक समय लगा कि नहीं, इन चीजों को किनारे करके समझौता करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हुआ और उस समय मैंने अपनी किताब में भी लिखा है जाति व्यवस्था क्या होती है। मेरे अपने प्रोफेसर ने कहा कि अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ के यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे। तो मतलब ये चीजें जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब ये होता है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जितने बेहतर होने चाहिए वो नहीं हो पाए। तो हम चाहते हैं कि नहीं, ये मत करो, सब बराबर रहें, पढ़ें और लिखें, आगे बढ़ें। उससे ज्यादा दिलचस्प किस्सा मेरी टीचिंग लाइफ का है। एक बच्चा बार बार मेरी क्लास में ऐसे वो झपकी ले रहा था, तो 1-2 बार मैंने टोका, फिर नहीं माना तो मैंने उसको खड़ा किया कि क्यों सो रहे हैं, कोई बात? तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ बताने लायक नहीं है। फिर मैंने कुछ नहीं बोला उसे, मैंने कहा क्लास के बाद मिल लेना। क्लास के बाद मिला और मैंने कहा कि क्यों सो रहे थे तुम? कल भी सो रहे थे, परसों भी सो रहे थे, कोई बात है? कहा नहीं सर, अब नहीं सोऊंगा। मैंने कहा नहीं, कोई बात है तो बताओ। तो कहा सर आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं यहाँ से जाने के बाद एक ढाबे पर पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूँ 2 बजे से 10 बजे तक, सुबह उठ के अखबार बेचने जाता हूँ। मैं ही हूँ जो अपनी भी फीस का इंतजाम करता हूँ और घर वाले के पिता नहीं है, इस तरह के बैकग्राउंड से माँ है।
लेकिन फिर भी आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास अटेंड करूँ। इस नींद पूरी नहीं होती इसलिए कभी कभी आ जाती है। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो ये जज्बा बरकरार रखना, कोई मदद होगी तो हम अलग से तुम्हें करेंगे। कुछ साल बीतते हैं, एक दिन उसका फ़ोन आता है कि आप नॉर्थ कैंपस के आसपास हैं तो आइए, मेरी माँ आई हुई है। उसका पीएचडी के लिए JRF क्वालिफाई हुआ था, एडमिशन हुआ, और वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और अपनी माँ को दिखा रहा था कि ये जो लाइब्रेरी देख रही हो ना, यही हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब है। इसने हमें मौका दिया। और ये प्रोफेसर साहब अगर उस दिन डांट दिए होते तो मैं क्लास छूट जाती मेरी। इन्होंने मैं बार बार उसका नाम मैंने मोहित लिखा है, और मैंने कहा है कि जाने कितने मोहितों को हमें बचाना है ताकि वो पढ़ सकें, वो आगे बढ़ सकें। तो ये इस तरह के बहुत सारे किस्से प्रोफेसर के डायरे में मिलेंगे। क्या बात है सर, मतलब आपके साथ तो किस्सों पे ही अलग पूरा का पूरा इंटरव्यू हो सकता है। सर, पाठकों के लिए आपका क्या सजेशन है कि इस बुक की तरफ उनका क्या अप्रोच लेना चाहिए? पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी ये बातचीत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि पढ़ो। आप पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है। आजकल माहौल ऐसा बन रहा है कि पढ़ाई कम की जा रही है, गोबर ओबर पे बात हो रही है, ये सब हो रहा है। हम चाहते हैं कि पढ़ाई हो, स्कूल के अंदर हो, विश्वविद्यालय के अंदर हो, बाहर भी हो, घर में हो, लोग अच्छी किताबें एक दूसरे को गिफ्ट करें। जो किताब भी आपके हाथ में आए उसे पढ़िए। उसे पढ़ के आप समझ जाएंगे कि ये किताब आपके कितने उपयोगी है, और इस किताब से कुछ नहीं ले सकते, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई आदि मानव जब जंगलों में जा रहा होगा तो उसे उस कितनी शोध की प्रक्रिया से गुजरा होगा कि ये औषधि खाने वाली है, औषधि का काम करेगी, और ये मत खाना, ये जहर है। ये जो फिल्टर किया है वो सभ्यता ने किया है। तो किताबें आपको वहां तक ले जाती हैं, वो समझाती हैं कि जिंदगी ऐसे जीना, ऐसे मत जीना। उस सफर में जब पढ़ने की आदत हो तो एक प्रोफेसर की डायरी भी आपको मिलेगी। अगर आपको एजुकेशन से थोड़ी भी मोहब्बत होगी, कलम और किताब से मोहब्बत होगी, आप इसे जरूरी समझेंगे कि इस पर बात होनी चाहिए, तो वो किताब जरूर पढ़ेंगे। क्या बात है सर। आखिर में मैं बस बोलूंगी कि 2 शब्द अगर आप बुक्स वैगन के लिए, आप बुक्स वैगन के लिए वो लाइफ में